बच्चों, किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल को अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट किया जाए, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बेटे किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल को अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक पर्टिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट किया जाए, तो बेटे उसको स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। बच्चों, उसको स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बेटे ये रामलाल है। अगर मैं रामलाल को बोलूं कि अभी 10 o'clock आपकी पॉकेट में कितनी मनी है, बेटे मैंने उसको ना एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बोला है, 10 बजे। मैं रामलाल को कह रहा हूँ बेटे कि 10 बजे आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं। मान लो बेटे रामलाल मेरे को कहता है कि 10 बजे मेरी पॉकेट में 2,000 रुपए हैं। तो ये 2,000 रुपए ना एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात है बेटे। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बात की गई। तो बेटे ऐसे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। ऐसे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। लेकिन बेटे अगर हम किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक गैप, टाइम डायमेंशन की जहां बात होती है ना, गैप आ जाता है टाइम के बीच में, जहां पर हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ले आते हैं, जहां पर बेटे टाइम में गैप आता है, या हम बोल सकते हैं बेटे जहां पर टाइम डायमेंशन आ जाती है, जहां पर टाइम डायमेंशन आ जाता है, बेटे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को फ्लो कॉन्सेप्ट कहा जाता है। बेटे ऐसे कॉन्सेप्ट को फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बात करता हूं, मैंने आपसे कहा रामलाल साहब ने अपने बिजनेस में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करी, इन्वेस्ट की। बेटे अब इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है रामलाल को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप देखो बेटे, सब अकाउंट्स के विद्यार्थी हैं। कैपिटल बिजनेस में ऊपर नीचे जाती है बेटे, कभी एडिशनल कैपिटल, कभी ड्राइंग्स। कैपिटल के अकॉर्डिंग ही बेटे इंटरेस्ट कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे होता है। पूरे साल ऐसे चलता रहता है। और बेटे एक साल के डायमेंशन पे, ईयर एंड में बेटे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देते हैं। सर हम तो 6 महीने की भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे। बेटे वहां भी तो 6 मंथ्स का गैप आ गया, वहां भी तो 6 महीने की डायमेंशन आ गई। तो बेटे जहां पे टाइम डायमेंशन आ जाती है, जहां टाइम का गैप आता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है, बेटे वो हमारे लिए कहलाते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। बच्चों, वो हमारे लिए कहलाते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। और आपको हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है, बच्चे भूलेंगे नहीं इस बात को, कि बेटे नेशनल इनकम के अंदर
नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्लो कॉन्सेप्ट ऐड होते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है। सारे बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि स्टॉक कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है। नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इंक्लूडेड इन नेशनल। बेटा कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं मुझसे। बेटे कोई डाउट है किसी को? नो सर। ये आप लोगों ने नोट कर लिया जो मैंने यहाँ लिखा? यस सर। ठीक है, ठीक है। बच्चे लिखेंगे फिर अब बेसिस स्टॉक कॉन्सेप्ट फ्लो कॉन्सेप्ट। बेटे सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग, एनी वेरिएबल which is calculated at the particular point of time। बेटे कोई भी वेरिएबल जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होता है वो बेटे स्टॉक कॉन्सेप्ट में आता है। और एनी वेरिएबल which is calculated during a given period of time। बेटे कोई भी वेरिएबल जो एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होता है, वो बेटे फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। सेकंड पॉइंट, टाइम डायमेंशन। मैंने आपको बताया बेटे स्टॉक कॉन्सेप्ट में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। इट हैज नो टाइम डायमेंशन। और फ्लो कॉन्सेप्ट में लिखना है बेटा इट हैज टाइम डायमेंशन। पॉइंट नंबर 3, कॉन्सेप्ट। बेटे ये स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है। इट इज स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट। और बेटे ये होता है डायनामिक कॉन्सेप्ट। इट इज डायनामिक कॉन्सेप्ट, जो चेंज होता रहता है बेटे, जिसमें चेंजेस आते रहते हैं, उसको डायनामिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। बेटे यहाँ लिखेंगे अब एग्जाम्पल, वेल्थ ऑफ पर्सन, अमाउंट इन पॉकेट मनी, अमाउंट इन पॉकेट,
पॉपुलेशन, ये सब बेटे स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट में हम क्या लिख सकते हैं बेटे? नेशनल इनकम, वाटर इन अ स्ट्रीम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब बेटे फ्लो कॉन्सेप्ट। बेटे कोई अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बेटा कोई डाउट है किसी को बच्चों? नो सर। निशांत कोई डाउट है आपको? नो सर। कंफर्म बेटे, कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है। बेटे इसके नीचे आप लोग एक इम्पोर्टेंट नोट लिखेंगे। नेशनल इनकम is a flow concept because it is calculated during a given period of time, which is equal to 1 year, starting from April 1st of the preceding year to the March 31st of next year. And is called an accounting year and not calendar year. It is also called fiscal year, which is that year for which the budget of the country is prepared. For which the budget of the country is prepared. बेटे कोई डाउट है यहाँ पर तो मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर। नो सर। कंफर्म बेटा, कोई डाउट नहीं? ठीक। बच्चे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे।
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। बेटा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 मैं बेटे यहाँ पे लिखता हूँ लोन। हम लोग लोन को लेकर बहुत सारी बातें अभी डिस्कस करते हैं। बेटे दो तरीके के लोन होते हैं नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप लोन लेते हैं बेटे बैंक से, तो हम उस लोन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है बेटा, आप लोन ले रहे हैं प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। एक है बेटे, आप लोन ले रहे हैं अनप्रोडक्टिव पर्पस। बेटे प्रोडक्टिव पर्पस जहाँ पे प्रोडक्शन की बात होगी, ठीक है। अनप्रोडक्टिव पर्पस बेटे जहाँ प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है, जहाँ पे आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके कोई प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिव पर्पस जहाँ पे आप प्रोडक्शन की बात करेंगे, जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लिया जा रहा है। और अनप्रोडक्टिव पर्पस बेटे जहाँ प्रोडक्शन की कोई बात नहीं। तो हमने अभी लोन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक प्रोडक्टिव पर्पस और एक अनप्रोडक्टिव पर्पस। बेटे प्रोडक्टिव पर्पस पे लिए गए लोन पर जो दिया गया इंटरेस्ट होता है, जो बैंक को आप इंटरेस्ट देते हैं बेटे, हम उसको फैक्टर इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। हम उसको फैक्टर इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। और अगर वो फैक्टर इनकम है तो बेटे हम उसको नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अगर बेटे आपने लोन लिया है और वो लोन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है, तो प्रोडक्टिव पर्पस पे लिए गए लोन पे दिया गया इंटरेस्ट बेटे फैक्टर इनकम की तरह ट्रीट होता है। और बेटे उसको हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, इंक्लूडेड इन नेशनल। लेकिन बच्चों अनप्रोडक्टिव पर्पस पे लिया गया लोन जहां प्रोडक्शन की कोई बात नहीं होगी, ऐसा लोन बेटे जो अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए है, जहां पर प्रोडक्शन पर्पस की कोई बात नहीं की जाएगी, बेटे अनप्रोडक्टिव पर्पस के लोन पर दिया गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट होता है। उसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट कहते हैं बेटे, क्योंकि वहां पे कोई भी प्रोडक्टिव पर्पस नहीं हो रहा है, वहां कोई प्रोडक्शन की बात नहीं की जा रही। आपको बेटे इस वर्ड को बहुत याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये वर्ड लिखा हुआ आता है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। यही सेंटेंस, यही वर्ड बेटे वहां लिखा हुआ आएगा। तो बेटे इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट को हम ट्रांसफर पेमेंट की तरह यूज करेंगे, हम उसको ट्रांसफर पेमेंट की तरह समझेंगे। तो ट्रांसफर पेमेंट है हमारे लिए। और बेटे आप इस बात को अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कोई भी ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में ऐड नहीं की जाती, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बेटे ये बात आप अच्छे से पढ़ चुके हो कि फैक्टर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट होता है, लेकिन बेटे कोई भी ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम का पार्ट कभी नहीं बनता है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल। बच्चों ने यहां तक लिखा, आगे की बात करते हैं। बेटे मैं आपके सामने अलग अलग एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1,
बेटे मान लो हाउस होल्ड सेक्टर लोन लेता है बेटे। मान लो बेटे हाउस होल्ड सेक्टर लोन लेता है। अब हाउस होल्ड पर्पस को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं बेटे। अब आप खुद सोचो, हाउस होल्ड सेक्टर अगर लोन ले रहा है, हम अपने घर के पर्पस के लिए अगर कोई लोन ले रहे हैं बेटे, तो हम वहां पे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने वाले हैं? कोई भी नहीं। तो सर ये तो नाम से ही सजेस्ट हो गया कि हाउस होल्ड सेक्टर अगर लोन लेगा तो वो अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लेगा बेटे। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, हमने बेटे घर बनाने के लिए ले लिया लोन। तो घर बनाने से कौन सा प्रोडक्शन हो रहा है बेटे? हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटे। आगे देखिए, मैं यहाँ पे साफ साफ लिखता हूँ बेटे, शायद मैं रिवर्स बोल गया हूँ। दोबारा से बोलता हूँ बेटे, शायद रिवर्स में चीज बोल गया। आपने अगर हाउस होल्ड पर्पस के लिए लोन लिया बेटे, बच्चों ने अच्छे से समझेंगे, अगर आपने हाउस होल्ड पर्पस के लिए लोन लिया तो बेटे घर के यूज के लिए आप कोई भी अगर लोन लेते हैं अपने हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए, हाउस होल्ड पर्पस के लिए, तो बेटे हाउस होल्ड पर्पस के लिए लिए गए लोन पे दिया गया इंटरेस्ट अनप्रोडक्टिव पर्पस है। बेटे हाउस होल्ड पर्पस के लिए लिया गया लोन पे दिया गया इंटरेस्ट अनप्रोडक्टिव पर्पस है बच्चों। वहां पर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन बेटे अगर मैं आपसे कहता हूँ, हाँ बेटा स्क्रीन अभी आ जाएगी, लेकिन बेटे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, आप बेटे लोन ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, आपने बिल्डिंग बनानी है बेटे। अब आप सोच के देखो, अगर जब बिल्डिंग बनाई जाएगी, जब कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग होगा, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा बेटे। यहाँ पर लेबर को भी काम मिलेगा, यहाँ पर इंजीनियर्स को भी काम मिलेगा, यहाँ पे बेटे जो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर यूज होने वाला रॉ मटेरियल है, जो बिल्डिंग मटेरियल आप परचेज करेंगे बेटे, उनके गुड्स भी बिकेंगे। सर लेबर यहाँ पर मेहनत करेगी, आप उसको वेजेस पे कर देंगे, लेबर जब आपके लिए काम करेगी। इंजीनियर्स आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आप इंजीनियर्स को सैलरी पे करेंगे या प्रोफेशनल फी पे करेंगे। सर आप जो बिल्डिंग मटेरियल परचेज कर कर लेकर आएंगे, आप बिल्डिंग मटेरियल के शॉपकीपर को, जहाँ से ये आ रहा है सामान, सर आप उसको भी अमाउंट पे करेंगे। तो बेटे आप समझो कि अगर हम बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन करने से होता क्या है बेटे, बिल्डिंग तैयार हो रही है, बिल्डिंग का प्रोडक्शन हो रहा है। और बेटे साथ साथ देखो यहाँ पर फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है। लेबर आपके लिए बिल्डिंग बनाने में हेल्प कर रही है, बिल्डिंग बनाती है लेबर, आप उसको वेजेस पे करते हो। इंजीनियर्स बेटे बिल्डिंग के लिए नक्शा बना रहे हैं, आप उनको प्रोफेशनल फीस या सैलरी पे कर रहे हो। तो सर जब ये सब लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो सर फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है। और अभी हम लोग पढ़कर आए हैं कि बेटे सारी फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में ऐड होती है। तो आपने हमेशा याद रखना है, हाउस होल्ड पर्पस के लिए, घर के पर्पस के लिए लिया गया लोन अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए होता है। उस पे दिया गया इंटरेस्ट भी अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही माना जाता है। इसको बेटे मैं आपको लिखवा देता हूँ। Whenever the loan is taken by households, then it is assumed that loan was taken for consumption. Loan was taken for consumption.
assumed to be unproductive purpose, assumed to be unproductive purpose, but whatever the loan is taken for construction of residential building, it is assumed that loan was taken for प्रोडक्टिव पर्पस। तो बेटे अगर आपने लोन हाउस होल्ड पर्पस के लिए लिया है, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए लिया है, तो बेटे आपको ये एज्यूम करना है कि वो अनप्रोडक्टिव पर्पस। लेकिन अगर आपने कोई भी लोन लिया है, अपनी चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने के लिए लिया है, आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लिया है, तो बेटे आपको ये मानना पड़ेगा कि वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया गया है। बेटे मैं आगे चल सकता हूँ? बेटा यहाँ तक हो गया, मैं आगे चल सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. निशान ठीक है बेटे, मैं आगे चलूँ? Yes, sir. ठीक है बेटे। बेटे अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ आता है एग्जाम में, इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड्स टू कमर्शियल बैंक, बेटे अगर ऐसे लिखा हुआ आता है, इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड्स टू कमर्शियल बैंक, स्नेहा आप मेरे को बता सकते हो बेटे इस लाइन से आपको क्या लगता है, ये प्रोडक्टिव इंटरेस्ट होगा कि अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए होगा? सर हम अगर अज्यूम कर रहे हैं कि हाउस होल्ड्स ने लोन लिया है तो वो हम अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए ले हाँ रहे बेटे हैं तो देखो ना, सर हाँ यहाँ पे यहाँ वर्ड ही वही आ गया ना बेटा, हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कमर्शियल बैंक को, तो हमें तो ये मानना ही है बेटे हाउस होल्ड्स अगर लोन ले रहे हैं तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया गया होगा, और कंजम्पशन पर्पस क्या कहलाता है बेटे हमारे लिए? अनप्रोडक्टिव पर्पस। तो अगर हाउस होल्ड कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो बेटा ये तो अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही है और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट है। अब आप मुझे बताओ क्या इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट जो अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए था, क्या वो नेशनल इनकम में ऐड होगा बेटा? नो सर, No, वो sir. ट्रांसफर का पार्ट है ना। हाँ बेटे, हाँ बेटे, बिल्कुल सही बोला आपने। द लोन is taken by household for consumption purpose. So it is interest on national debt and
should be treated as transfer payment and should not be included in national income. बच्चों लिखा गया? बेटा लिखा गया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चे। मान लो एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आता है, इंटरेस्ट पेड बाय कमर्शियल बैंक्स टू हाउस होल्ड। पारस बताओगे बेटे? इंटरेस्ट पेड बाय कमर्शियल बैंक्स टू हाउस होल्ड। पारस बेटे है वो हमारे साथ? पारस आवाज आ रही है बेटा मेरी आपको? तन्मय तुम बताओगे बेटे? सर अनप्रोडक्टिव। बेटा कैसे, जरा बताओ किस तरीके से अनप्रोडक्टिव है? सर क्योंकि कमर्शियल बैंक हाउस होल्ड को लोन, सर कमर्शियल बैंक हाउस होल्ड को इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हाउस होल्ड्स ने तो कुछ किया नहीं प्रोडक्टिव एक्टिविटी इंटरेस्ट पाने के लिए। नहीं बेटे, आप ध्यान से देखें, गलत है बेटे आपका आंसर। इधर देखें, ये बैंक है बेटे। हाउस होल्ड्स बैंक को पैसा देते हैं, वो सेविंग करते हैं बेटे। हाउस होल्ड सेविंग करते हैं बेटे। वो पैसा ट्रांसफर कर देते हैं बैंक को, बैंक के पास पैसा रखवा देते हैं किसी भी फॉर्म में, सेविंग अकाउंट की फॉर्म में, सेविंग अकाउंट की फॉर्म में, करंट अकाउंट की फॉर्म में, या बेटा एफडी की फॉर्म में। बैंक बेटे इस पैसे का अचार थोड़ी डालता है, हम तो मनी एंड बैंकिंग पढ़ भी चुके। बैंक बेटा इस पैसे को आगे फर्म्स को लोन दे देता है बेटे। बैंक बेटे इस पैसे को आगे फर्म्स को लोन दे देता है बेटे। फर्म क्या करती हैं? फर्म बेटे कोई भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करती हैं। बेटे प्रोडक्शन होता है। फर्म बैंक को इंटरेस्ट देती हैं। बैंक बेटे उस इंटरेस्ट में से ही इंटरेस्ट किसको दे देता है? हाउस होल्ड्स को दे देता है। मान लो बेटे इनसे 10% इंटरेस्ट लिया, 6% हाउस होल्ड्स को दे दिया, 4% बैंक का प्रॉफिट होता है। अब बेटे लाइन को पढ़ के देख लो, इंटरेस्ट पेड बाय कमर्शियल बैंक्स टू हाउस होल्ड्स। बेटे कमर्शियल बैंक बेटे इंटरेस्ट पे कर रहा है हाउस होल्ड्स को। बेटे क्यों इंटरेस्ट पे कर रहा है? क्योंकि उसने अपनी सेविंग्स यहाँ पर इन्वेस्ट करी थी, और वो सेविंग्स जो यहाँ इन्वेस्ट थी बेटे वो बैंक ने आगे लोन पे दे दी, वहां से इंटरेस्ट कमाया और उस इंटरेस्ट में से कुछ पार्ट बेटे हाउस होल्ड्स को दे दी।